गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एग्जाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। करंट अफेयर का ये 22 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर है। इसमें 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में पूरे विस्तार से डिटेल के साथ मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। और 10 क्वेश्चन वो हैं जो पिछले बार जो करंट अफेयर का यहाँ पे बताया गया था उससे संबंधित रहेगा। यानी कि आपका रिवीजन भी होते रहेगा और नया करंट अफेयर भी पढ़ने को मिलेगा। आप बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर अभी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना रहेगी। इधर उधर कुछ भी करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा है कि कुछ अच्छा करंट अफेयर देखा जाए। तो आइए हम लोग चलते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं अब पहला करंट अफेयर की ओर। तो पहला करंट अफेयर है हमारा, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जू वेनजून। जू वेनजून इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आइए चलते हैं अब इससे संबंधित क्वेश्चन पे। हालांकि मुझे लिखने में नहीं बनेगा, आप लोग नोट करते रहें। जल्द ही PPT अच्छा से तैयार करके आप लोग को यहाँ पे समझाया जाएगा। अभी क्लास स्टार्टिंग पीरियड में ही है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। उसके बाद जब अच्छा से PPT तैयार होकर आने लगेगा तो मैं आपको हर तरह से बताऊंगा जो आपको PPT के रूप में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये जो जू वेनजून है, नाम से ही लग रहा है कि ये चाइना के हैं। तो ये चाइना के हैं। इन्होंने अपने ही कंट्री के ग्रैंड मास्टर तान जोंगई को हराकर 2025 का FIDE वुमेन्स चैंपियनशिप जीता है। यह 5th वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है, यह इनका 5th वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है। वुमेन चैंपियनशिप में स्टार्टिंग हुआ था, वुमेन चैंपियनशिप वो 1927 को पहली बार खेला गया था और 2025 में, इससे पहले ये खेला गया था 2023 में। और फर्स्ट टाइम जो 1927 में स्टार्ट हुआ था, तो इसमें पहली बार रसिया के महिला खिलाड़ी थे, उनका नाम है मेंचिक। ये रसिया के खिलाड़ी थे, ये पहली बार जीते थे 1927 में। और 2025 में जीते हैं जू वेनजून। 2018 से अब तक वोमेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप रह चुके हैं। अब जानते हैं हम लोग भारत के बारे में, भारत के शतरंज खिलाड़ी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। भारत की तरफ से किसी भी महिला खिलाड़ी ने यह कारनामा अभी तक नहीं किया है। केवल कोनेरू हम्पी 2018 में रनअप रहे हैं, यानी कि विजेता नहीं बन पाए, विजेता से हार गए थे। कोनेरू हम्पी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और ये पहली चेस प्लेयर हैं जो ग्रैंड मास्टर का खिताब जीती हैं महिला में। फर्स्ट वोमेन जिन्होंने महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीती है। 2003 में यह बनी थी, 2003 में पहला ग्रैंड मास्टर का ये खिताब जीती थी। और इनको पद्म श्री मिला था 2007 में। 2007 में इनको पद्म श्री मिला था। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं पुरुष में। देखते हैं डी गुकेश हैं, वो विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। जी गुकेश का नाम पूरा नाम है डोमराज गुकेश। यह
ग्रैंड मास्टर रहने वाले, भारत के ग्रैंड मास्टर रहने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। 2023 में जी गुकेश, ये पुरुष के हैं, 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया में चुने गए थे और 2025 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी गुकेश ध्यानचंद रत्न अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। 2001 में अभिनव बिंद्रा ने 18 साल की उम्र में यह रिकॉर्ड हासिल किया था। FIDE के बारे में जानते हैं कि FIDE क्या है। FIDE एक इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल चेस कंपटीशन को रेगुलेट करती है और खिलाड़ियों को रेटिंग देती है। FIDE का शुरुआत हुआ था 20 जुलाई 1924 को। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लौसाने में है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट आर्केडी डेवोरकोविच हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को किस देश के सहयोग से लॉन्च किया था। तो 19 अप्रैल 1975 को इंडिया पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ये करेंट का क्वेश्चन कैसे हुआ। तो देखिए 1975 में ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तो उसका अभी 50वां एनिवर्सरी है। तो 50वां एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इससे संबंधित और भी विस्तार से इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए, पूछ रहा है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को किस देश के सहयोग से लॉन्च किया था। तो हमारा सबसे करीबी जो देश है सोवियत संघ रूस। इसे रसिया के कॉस्मोस 3M रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम एनिसेंट इंडिया एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट को इसरो ने डिज़ाइन किया था और बिल्ट किया था। तो आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है उसको इसरो ने डिज़ाइन भी किया था और बनाया भी था। यह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। लॉन्च कहाँ से हुआ था, तो कपुस्तीन यार रूस में है। उस समय यह USSR के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का इसका नाम था कॉस्मोस 3M। इसका वजन था 360 kg। आर्यभट्ट को USSR के इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के पार्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण मिशन जो अंतरिक्ष से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। आर्यभट्ट स्टार्ट हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। उसके बाद चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। उसके बाद हम लोग चलते हैं, चंद्रयान 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं मंगलयान। तो मंगलयान को लॉन्च किया गया था। मंगलयान लॉन्च हुआ था 2013 को। उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ 2019 को। चंद्रयान 3 हाल ही में लॉन्च हुआ, हाल ही में नहीं मतलब 2 वर्ष हो गए हैं, 2023 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। और आदित्य 1 जो कि सूर्य से संबंधित है, सूर्य के पास भेजा गया था
सैटेलाइट उसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। तो एक बार और देख लेते हैं। आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। चंद्रयान को लॉन्च किया गया 2008 को। मंगलयान को लॉन्च किया गया 2013 को। चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया 2019 को। चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया गया 2023 को। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया 2023 को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। इसरो जो है वो भारत का नेशनल स्पेस एजेंसी है। इसका उद्घाटन इसरो का उद्घाटन 1969 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु है, कर्नाटका। इसका करंट प्रेसिडेंट है V नारायणन। काल रिकल का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कालरिकल का निधन हुआ। यह 77 वर्ष के उम्र में निधन हुआ इनका। यह एक चिकित्सक थे, चिकित्सा से इनका संबंधित था, कार्डियोलॉजिस्ट थे ये। भारत के फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहा जाता है इनको। ये केरल राज्य के थे। मेडिकल फील्ड में इनका अच्छा योगदान है। 2000 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्म श्री इन्हें दिया गया। इन्होंने क्या अच्छा काम किया मेडिकल लाइन में, उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने हार्ट में जो ब्लॉकेज आती है उसको सही करने का काम किया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 है हमारा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला 3D सैन्य बंकर बनाया गया हमारा लद्दाख में। लद्दाख में बनाया गया। इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में बनाया गया। इसी के साथ यह दुनिया का हाईएस्ट 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन भी है। यह बंकर इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया जो IIT हैदराबाद ने बनाया है। इसे प्रोजेक्ट PRABAL यानी कि इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट प्रबल नाम दिया गया। इस बंकर को 24 घंटे में इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया। अब पूरा बंकर तैयार हो गया था 5 दिन में। इसका मुख्य उद्देश्य है हाई रेंज के कठोर वातावरण में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। अब देखते हैं कि भारत में अन्य 3D प्रिंटेड चीज़ें जो हैं उसके बारे में। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना है बेंगलुरु में। 2023 में बनकर ये तैयार हुआ था। और नेक्स्ट में जानते हैं फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज बना था सिद्दिपेट तेलंगाना में। 2022 में यह बनकर तैयार हुआ था। फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बना था सिद्दिपेट में, ये भी तेलंगाना में है। फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस बन के तैयार हुआ था पुणे में, जो महाराष्ट्र में है। और फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री हाउसिंग यूनिट बन के तैयार हुआ अहमदाबाद गुजरात में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह किस राज्य में स्थित है? तो विजिंजम
इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है वो केरला में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केरला। यह भारत का फर्स्ट डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपेमेंट पोर्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। इसे केरला सरकार और अडानी विजिनजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि AVPPL अडानी विजिनजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2016 में बनने के लिए। 2024 में ट्रायल के रूप में शुरू किया गया और 2 मई 2025 को इसका उद्घाटन होगा। 2 मई 2025 यानी कि कुछ दिन के बाद इसका उद्घाटन होगा। इसका लागत है 8,867 करोड़ लागत से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि आज ऑप्शन सी है इसका आंसर। आज पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहली बार यूएसए ने 1970 को मनाया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2009 में इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार और सुन लीजिए। पहली बार यूएसए ने 1970 में मनाया था। इसके बाद इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2009 में इंटरनेशनल मदर डे के रूप में अपनाया गया। 2024 में जो पृथ्वी दिवस का थीम था वो था प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी कि ग्रह बनाम प्लास्टिक। अब 2025 का थीम जो है आवर पावर आवर प्लानेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अप्रैल के कुछ अन्य दिवस के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे के रूप में जाना जाता है और ब्लाइंडनेस वीक होता है। 2 अप्रैल के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। होम्योपैथिक का आविष्कारक कौन है आप लोग बताइएगा। तो होम्योपैथिक के आविष्कारक हैं हीमैन। ग्यारह अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। ये सब कोई खास बड़ा दिन नहीं है। 14 अप्रैल को आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। तो इस तरह से अप्रैल में कुछ कुछ महत्वपूर्ण डे है। सभी डे पढ़ने का नहीं है, कुछ कुछ डे सिर्फ पढ़ने का है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है वो है मांगीलाल जाट को। मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, जो 3 साल के लिए रहेंगे, 3 ईयर के लिए रहेंगे, अपॉइंट किया गया 3 ईयर के लिए। इनसे पहले जो थे वो थे डॉक्टर हिमांशु पाठक। डॉक्टर हिमांशु पाठक, इनको रिप्लेस करके ये बने हैं। अब जानते हैं ICAR के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन पर काम करने वाली संस्था है। जैसे कि खेती से जुड़ी हुई नई तकनीक बनाना, अच्छा बीज, नई किस्मों की खोज करना जिससे फसल अच्छा हो, किसानों को फ़ायदा हो। तो ICAR का स्थापना किया गया था 1929 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके प्रेसिडेंट हैं होते हैं कौन? जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं वही होते हैं। इसके जो डायरेक्टर बन के अभी आए हैं मांगीलाल जाट हैं इसके डायरेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 इस बार कुल कितने सिविल सेवकों को दिया गया? तो हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे होता है। नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को। इसी दिन PM द्वारा अवार्ड दिया जाता है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जाता है। 2024 के लिए यह अवार्ड इस बार 16 सर्वेंट को दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। इस बार 16 सर्वेंट को दिया जाएगा, यानी कि 16 IAS IPS वगैरह को दिया जाएगा, सिविल सर्विस को दिया जाएगा। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1947 में पहली बार इंडियन सिविल सर्वेंट को दिए गए भाषण की याद में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में पहली बार इंडियन सिविल सर्वेंट को भाषण के रूप में भाषण दिया था। उसी को याद करते हुए यह हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे के दिन दिया जाता है। यह स्टार्ट हुआ है कब से? तो 2006 से। इसकी शुरुआत हुई 2006 से। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सिविल सेवकों को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित करना, ताकि वो और कठिन मेहनत से, परिश्रम से और अच्छे काम करें। भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत कौन किया था? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है। सिविल सर्विस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लेकिन सिविल सर्विस की शुरुआत किया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, NISAR मिशन किन संस्थाओं के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? NISAR मिशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो और नासा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो और नासा। इसरो और नासा द्वारा किया जाने वाला मिशन है यह, जो 2025 में लॉन्च किया जाएगा। 2025 में यह लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले 2024 में लॉन्च होना था,
पर एंटीना में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिस कारण से 2024 में लॉन्च नहीं हो पाया। यह जो है यह मिशन अंतरिक्ष में जो पृथ्वी की सतह की बहुत उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर और डेटा इकट्ठा करता है, उसके लिए यह मिशन तैयार किया गया। मिशन का पर्पस है कि अर्थ के ग्लेशियर में, फॉरेस्ट कवर में अर्थक्वेक जो आ रहा है और जो ये क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी वेदर चेंजिंग जो आ रहा है उसको ट्रैक करना है। क्लाइमेट चेंज नेचुरल डाइजेस्टर को बेटर समझने के लिए किया गया है। यह इसरो और नासा के बीच अर्थ साइंस को लेकर पहला बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं पहली बार। नासा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा का जो स्थापना हुआ था वो 1958 में हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। चलिए अब आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 21 से 22 अप्रैल को 2 दिवसीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है 2 दिनों के लिए, जो कि 21 को और 22 को 2 दिन के लिए यह आयोजन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिज़्म की परंपरा और प्रभाव को बताना है। बुद्धिज़्म के बारे में सभी को शिक्षा देना है। आइए जानते हैं थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में बता देते हैं। गौतम बुद्ध शुरुआत में सिद्धार्थ के नाम से जाते थे। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 563 BC 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन थे। वह एक राजकुमार मतलब कि राजा थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। बचपन में ही इनकी माता का मृत्यु हो जाता है, तो इनको इनके मौसी ने पालन पोषण किया। इनका वाइफ का नाम यशोधरा है और इनके बेटे का नाम राहुल है। 29 साल की उम्र में यह घर छोड़कर चले गए थे। इन्होंने 4 चीज़ देखा था, जिस कारण इनका हृदय परिवर्तन हो गया। बच्चा, बूढ़ा, बीमार आदमी और एक मरे हुए आदमी को देखा था, जिस कारण उनको हृदय परिवर्तन हो गया और वो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए। 35 साल की उम्र में बिहार के बोध गया क्षेत्र में बोधि वृक्ष के नीचे, यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में अपना दिया था। सर्वाधिक उपदेश वह श्रावस्ती में दिए हैं। और 483 ईसा पूर्व 483 BC में यूपी के कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गया। यह टोटल 80 वर्ष तक जीवित रहे हैं। इन्होंने अपना 80 वर्ष का जीवन यापन किया। बुद्ध 3 त्रिरत्न को मानते थे। उसमें था पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। तो बुद्ध का मतलब होता है जागृत और ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है बुद्ध।
धम्म कहा जाता है बुद्ध की शिक्षा और मार्गदर्शन को मानने वाला, और संघ बोला जाता है बौद्ध भिक्षुओं को, अनुयायियों का समुदाय। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। 10 क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था उसको रिवीजन की ओर चलते हैं, तो इसको तेज़ी में खींचा जाएगा। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया? तो आप लोग को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस का मुख्यालय स्थापित किया गया भारत में। किसके लिए किया गया था? तो ये जो 7 तरह के कैट होते हैं, लियोपार्ड हो गया, लियोपार्ड, टाइगर, चीता, पूमा, जगुआर और चीता, तो ये 7 कैट के लिए यह कैट एयरलाइंस स्टार्ट किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APMU शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 17वां देश है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फोर्थ पे आते हैं। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? तो आप लोग को पता होगा, पिछले क्लास में बताया था मैंने, भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। चलिए अब 5वां क्वेश्चन पे आते हैं, 15वां क्वेश्चन पे। 18 अप्रैल को मनाया गया गुड फ्राइडे ईसाइयों द्वारा क्यों मनाया जाता है? तो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद वह मृत्यु से वापस आ गए थे, इसलिए मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जीता सौरभ कोठारी ने। किनको हराकर? तो पंकज अडवाणी को। पंकज अडवाणी को हराकर इन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जीता। 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थायी लोक अदालत की ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बना हमारा केरल, जो कि सबसे शिक्षित राज्य है। किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया एस दुलत के द्वारा। ऑप्शन सी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के बारे में बताया गया है और कश्मीर से धारा 370 से रिलेटेड है। तो इसको लिखे हैं कौन? एस दुलत ने, एस दुलत। 19 क्वेश्चन में चलते हैं। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड गुफा किस देश में स्थित है? आप लोग को पता होगा, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका जिसको मानव का पालना कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन पर देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को आधिकारिक रूप से टाइप 5 में मान्यता दी? तो टाइप 5 में मान्यता दिया गया उसको जो वह युवा जो कुपोषित और दुबले पतले हैं, उनमें पाई जाने वाली जो डायबिटीज होती है उसको टाइप 5 में रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुपोषित और दुबले युवाओं में पाई जाने वाली डायबिटीज। तो इस तरह से आज का करंट अफेयर का क्लास ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत पढ़ाने में तकलीफ़ तो आ ही रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धीरे धीरे पीपीटी वगैरह बन जाएगा तो और अच्छा सा पढ़ाने लगूँगा। थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम आती है मुझे, क्योंकि ऑनलाइन पर नया नया क्लास ले रहा हूँ, इसलिए कभी कभी वीडियो में लेट सवेर होता है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बेसिकली मैं जीके का क्लास लेता हूँ, तो आप लोग के लिए जीके का क्लास तैयार कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में आप लोग को बनाकर मैं रेडी रखूँगा।
सिर्फ आप लोग को उसमें देखना है और उसको अच्छा से पढ़ना है। वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा और उसके सभी ऑप्शन के से रिलेटेड जितना क्वेश्चन रहेगा वो सब बनेगा। और इसी से अब मुझे विदा दीजिए। गलती सलती हो गया हो, बोलने में कुछ तकलीफ़ हुआ हो या कोई बात समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।